स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर का स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो आपके सारे टीचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह टॉपिक है आपका स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। यानी कि स्किनर ने अपना एक अधिगम के संदर्भ में एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसी सिद्धांत के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि ये सक्रिय अनुबंध सिद्धांत जो है यह क्या होता है। साथ ही साथ इन सिद्धांतों के यानी कि स्किनर के जो सिद्धांत है इसको और कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो कौन कौन से नाम होते हैं इसको जानेंगे। साथ ही साथ आप स्किनर ने जो अपना प्रयोग चूहा पर किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में ये जो स्किनर का सिद्धांत है इसका क्या शैक्षणिक महत्व होता है आप इसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप अंत तक देखते हैं तो यह जो आपका टॉपिक है स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, यह आपका पूर्ण रूपेण समझ में आ जाएगी और इससे जुड़े कोई भी समस्या आपको बाकी नहीं रह जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्किनर का ये सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के बारे में। तो देखिए सक्रिय अनुबंध सिद्धांत जैसा कि इसका नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, इससे पहले स्किनर का लगा हुआ है, यानी कि यह जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति प्रोफेसर BF स्किनर थे, जिनका तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कितने ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया था, तो 1938 में प्रतिपादित किया था इसको। ठीक है, यहाँ पे 88 टाइप है, लेकिन 1938 में इस सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति प्रोफेसर BF स्किनर थे और इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1938 ईस्वी में किया था। देखिए BF स्किनर की अगर आप बात करेंगे तो ये एक अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे और यह एक अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक प्रोफेसर भी थे जो अमेरिका का एक विश्वविद्यालय था हार्वर्ड, इसके ये प्रोफेसर भी रह चुके थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के स्किनर के बारे में इतनी सारी बात आपको याद रखना ही होगा कि ये सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने 1938 में प्रतिपादन किया था। ये अमेरिका के थे और मनोवैज्ञानिक थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर भी रह चुके थे। अब हम बात करते हैं स्किनर के बारे में कि ये जो स्किनर अपना प्रयोग किए थे वो किन जानवरों पर प्रयोग किया था। तो स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए 2 जानवरों को यहाँ पर चयन किया था। एक था उनका सफ़ेद चूहा और दूसरा था कबूतर। हालांकि आपको जब कभी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो ज़्यादातर चांस यानी कि 99.9% चांसेस है कि आपको चूहा के बारे में ही पूछा जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको चूहे के प्रयोग पर ही मैं आधारित ये वीडियो बनाया हूँ। तो देखिएगा कि स्किनर ने जो अपना प्रयोग किए थे वह चूहा पे और कबूतर दोनों पे प्रयोग किए थे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर चूहा के बारे में बताऊँगा और आपको एग्जाम में भी ज़्यादातर क्वेश्चन चूहे के प्रयोग से ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि स्किनर के सिद्धांत को अलग अलग नामों से जो जाना जाता है वो कौन कौन से नाम है। तो आप पाएंगे कि सबसे पहला नाम तो ये था आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद आप पाएंगे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इन्हीं के सिद्धांत को कहा गया है। साथ ही साथ अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत भी इसे ही कहा गया है और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे ही कहा गया है और SR थ्योरी इस सिद्धांत को ही कहा गया है। तो आपको यहाँ पर जितने सारे नाम दिख रहे हैं ये सारे सिद्धांत एक ही हैं, बस इसका नाम अलग अलग है। जैसे किसी लड़के का नाम घर का मोहन है और उसके रिश्तेदार प्यार से सोहन बुलाते हैं और स्कूल में उसका नाम रहता है कुछ और नाम रहता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी नाम रहता है स्कूल में। तो 3 प्रकार का नाम हो गया, लेकिन व्यक्ति तो एक ही था ना। इसी तरह से यहाँ पर इसका नाम अलग अलग है लेकिन सिद्धांत एक ही है। स्किनर के सिद्धांत को समझने से पहले आपको यहाँ पर उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऐसे टर्म्स है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहला आएगा आपका उद्दीपक, दूसरा आएगा आपका अनुक्रिया और तीसरा आएगा आपका पुनर्वलन। ठीक है, तो ये 3 अगर पॉइंट्स को आप अगर अच्छे से समझ जाते हैं फिर आपको ये सिद्धांत बाद में जो आपको भी बताने वाला हूँ, जो प्रयोग को बताऊँगा वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं उद्दीपक के बारे में कि उद्दीपक होता क्या है, स्टिमुलस हम किसे कहेंगे। तो देखिए स्टिमुलस जो होता है उद्दीपक, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि यह एक प्रकार का पदार्थ होता है जो किसी भी प्राणी में उत्तेजना लाने का काम करता है। जैसे कि ये उद्दीपक उसी को कहेंगे जिसको देख करके किसी भी प्राणी में किसी भी सजीव में उत्तेजना आता है। जैसे कि भोजन को देख के आपको भूख लगती है क्या, तो यहाँ पर उत्तेजना आया। उत्तेजना क्या आया, आपकी भूख। संवेग क्या बदला, आपका भूख। तो यहाँ पर उत्तेजना लाने वाला कौन सा चीज़ था, तो वो था आपका भोजन।
भोजन, तो भोजन हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई कि उद्दीपक क्या होता है, यानी उद्दीपक वैसा पदार्थ होता है जो किसी भी प्राणी में उत्तेजना लाने का काम करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है आपका अनुक्रिया, जिसको रिस्पॉन्स अंग्रेजी में कहा जाता है। तो देखिए रिस्पॉन्स हम किसको कहेंगे, तो आपको जो उद्दीपक दिखा है ना, तो उद्दीपक के बाद आपके अंदर जो रिएक्शन होता है वो चीज़ आपका रिस्पॉन्स कहलाता है, यानी प्रतिक्रिया कह सकते हैं, अनुक्रिया कह सकते हैं, उसके साथ साथ होने वाले ये क्रिया होते हैं। जैसे भूख लगती है तो आपको भूख लगी, तो आपने कभी भोजन देख लिया तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके जो उद्दीपक थे उसके अनुसार आपके शरीर में एक अनुक्रिया हुई, तो ये चीज़ आपका रिस्पॉन्स कहलाती है। यानी उद्दीपक के कारण जो प्रतिक्रिया होती है उसे क्या कहा गया है, अनुक्रिया कहा गया है, रिस्पॉन्स कहा गया है। तीसरे नंबर पे आपका आता है पुनर्बलन। ठीक है, ये पुनर्बलन क्या होता है, ये शब्द तो बार बार आप सुने होंगे और इसका आपका काफ़ी उपयोग भी है इस सिद्धांत में, तो इसीलिए मैं इन तीनों टर्म को पहले समझा देना ज़्यादा बेहतर समझ रहा था। तो समझिए पुनर्बलन के बारे में। देखिए पुनर्बलन जो होता है ना, ये एक प्रकार का उद्दीपक ही होता है, जो मैंने आपको बताया उद्दीपक, ये पुनर्बलन भी एक प्रकार का उद्दीपक ही होता है जो किसी भी प्राणी के जो क्रिया होते हैं उसमें तीव्रता लाने का काम करता है। यानी कि उद्दीपक को आपने देखा कि वो हमारे अंदर उत्तेजना लाता था। पहले क्या बात आपने समझा उद्दीपक के बारे में कि ये हमारे शरीर के अंदर एक उत्तेजना लाता है। जैसे कि भूख लगती है तो भूख हमारे पास लगी रहती है, तो हमें अगर भोजन दिखता है तो क्या होता है कि हमारे मुंह में ये पानी आ जाता है। मतलब क्या है कि भूख क्या है, भोजन क्या है, ये भोजन उद्दीपक का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब उद्दीपक का काम, ऐसे उद्दीपक जिसको हम कहेंगे कि वैसे उद्दीपक जिसको देने से किसी भी प्राणी में क्रिया करने की तीव्रता आ जाती है, उसको हम लोग पुनर्बलन कहेंगे। ठीक है, क्रिया करने की तीव्रता आ गई वैसे उद्दीपक से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुनर्बलन कहेंगे। ठीक है, तो आपने उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन तीनों के बारे में यहाँ पर जानकारी को प्राप्त कर लिया। अब जो हम आपको बताएंगे स्किनर के सिद्धांत के बारे में, इसको आप इजीली यहाँ पे समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक करके जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्किनर ने अपने प्रयोग में किन किन सामग्री का चयन किया था। तो स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए सफ़ेद चूहा या कबूतर को लिया, एक बक्सा को लिया जिसे स्किनर बक्सा के नाम से भी जाना जाता है, और भोजन को लिया। बक्से की जो बनावट थी ना, कुछ आपका विशेष प्रकार की थी, जैसे कि उसकी संरचना जो थी बक्से का, उसमें एक पहली बात तो लीवर लगा हुआ था, जिसको जैसे ही आप दबाइएगा तो एक वहाँ पे साउंड भी लगा रहता था, जो जैसे ही उसको आप दबाइएगा तो एक खट की आवाज़ आती थी ज़ोर से, और उसके बाद उस बक्से के अंदर थाली में भोजन आ जाता था। फिर से समझिएगा बक्से की संरचना किस प्रकार की थी। तो बक्से की संरचना में एक लीवर लगा हुआ था, ठीक है, जिसको जैसे ही दबाया जाता था तो खट की आवाज़ होती थी, और खट की आवाज़ के साथ साथ ही उस बक्से के अंदर थाली में एक भोजन का टुकड़ा आ जाता था। ठीक है, तो बक्से की संरचना कुछ इस प्रकार से थी। अब चलिए हम लोग समझते हैं जो प्रयोग के लिए उन्होंने कौन कौन से चीज़ों को, कौन कौन से तरकीब को अपनाए थे। तो स्किनर के चूहे के पर प्रयोग के बारे में हम लोग अब जानने का प्रयास करेंगे। देखिए स्किनर चूहे को उस पिंजरे में सबसे पहली बार तो रख देते हैं। पहली बात क्या है कि पिंजरे में चूहे को डाल दिया। कौन सा पिंजरा था, तो ऐसे पिंजरा था। देखिए यहाँ चूहा पिंजरे में आ गया है, इसमें यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, और यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे खाना आएगा, यहाँ पे यानी भोजन आएगा। तो चूहे को अब पिंजरा में डाला जा चुका है। अब क्या किया उन्होंने कि पिंजरे के बाहर भोजन को रख दिया। अब भोजन को रख दिया तो हम लोग जानते हैं कि चूहे में सूंघने की क्षमता जो है तीव्र होती है, उसको सुगंध आ गई, बस उसको खाने का मन कर गया। अब वो खाने के लिए क्या करता है, भोजन को पाने के लिए चूहा पिंजरा के अंदर ही उछल कूद करना स्टार्ट कर देता है। कभी इधर गया, कभी उधर गया, एकदम से उछल कूद करना स्टार्ट कर दे कि किसी तरह से मुझे भोजन मिल जाए। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, उछल कूद के दौरान, कि उसका पैर अपने आप जो है ना लीवर पे पड़ जाता है, और जैसे ही लीवर पे पड़ेगा खट की आवाज़ होती है, और पिंजरे के अंदर जो भोजन का प्याला था उसमें भोजन आ जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को स्किनर ने बार बार किया। एक बार भोजन खा लिया, फिर दोबारा पिंजरे में रखा चूहा को, फिर से भोजन दिया, फिर से ये प्रक्रिया करने को छोड़ दिया गया। तो इस तरह से यह प्रक्रिया कई बार दोहराया गया, और अंत में अब चूहा को ये समझ में आ गया कि इधर उधर कूदने से कुछ होगा नहीं, लीवर पे पैर पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें भोजन की प्राप्ति होती है। अब वो इतना समझदार हो गया। अब अगली बार जब उसके सामने भोजन रखा जाता था तो चूहा इधर उधर कूदना
पसंद नहीं करता था, चूँकि उसको जानकारी मिल गई थी, वो सीधा जाता और लीवर पे पैर दबाता, जिससे उसको भोजन मिल जाती थी। बस इनका पूरा प्रयोग यहीं पे समाप्त होता है और इसी प्रयोग के दौरान उन्होंने बहुत सारे बातें बताई है जो बच्चे के अधिगम से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग उस पर चलते हैं कि स्किनर के प्रयोग के इनके सिद्धांत कौन कौन से दिए और उसका शैक्षणिक क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार स्किनर ने बताया कि अनुक्रिया पहले होती है और उसके बाद क्या होता है, उद्दीपक की प्राप्ति होती है। यानी इन्होंने रिस्पॉन्स को बताया पहले होती है और स्टिमुलस जो है वो बाद में आता है। यानी कि इस प्रक्रिया के अनुसार पहले अनुक्रिया होगी, इस सिद्धांत के अनुसार, स्किनर के अनुसार पहले अनुक्रिया होगी, उसके बाद उद्दीपक की प्राप्ति होगी। उद्दीपक में कुछ भी हो सकता है, जैसे वहाँ पे चूहा के लिए उद्दीपक कौन सा था, भोजन था। तो पहले चूहा क्या किया, पहले प्रतिक्रिया दर्शाया, वो इधर उधर उछल कूद किया, यानी पहले वो क्रिया को किया, उसके बाद न उसे भोजन की प्राप्ति मिली। इसीलिए कहा गया कि पहले अनुक्रिया होगी, उसके बाद उसे भोजन मिलेगी। तो चूँकि इस प्रक्रिया में पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पर अनुक्रिया हुआ, ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पे अनुक्रिया हुआ, इसीलिए अनुक्रिया का मतलब क्या था, आर, और उसके बाद किसकी प्राप्ति हुई, उसके बाद उद्दीपक की प्राप्ति हुई, यानी किसकी प्राप्ति हुई, तो उद्दीपक की, यानी एस की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस प्रक्रिया का जो नाम है उसको आर एस थ्योरी रखा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, आर एस थ्योरी इसका नाम क्यों रखा गया, तो इसका नाम आर एस थ्योरी इसीलिए रखा गया क्योंकि पहले रिस्पॉन्स होती है, उसके बाद स्टिमुलस की प्राप्ति होती है, यानी आर फॉर रिस्पॉन्स, एस फॉर स्टिमुलस, तो पहले आर फिर एस, इसीलिए स्किनर के सिद्धांत को आर एस थ्योरी नाम रखा गया है। इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए हम लोग और भी आगे बात करते हैं। पुनर्बलन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पुनर्बलन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिए कि वैसा उद्दीपक जिसको देने के बाद क्या होता है कि प्राणी में क्रिया करने की तीव्रता आ जाती है, उसे पुनर्बलन कहा जाता है। पुनर्बलन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये आप समझने का प्रयास करें कि सकारात्मक पुनर्बलन किसे कहेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन किसे कहेंगे। देखिए, सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है इसमें क्या होता है कि बच्चों को उद्दीपक के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा, भोजन दिया जाता है, शाबाशी दिया जाता है, कहते हैं ना कि बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद उसको दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, सकारात्मक पुनर्बलन देने से क्या होगा कि बच्चे में एक उत्साह जगती है कि एक बार मैं इतना काम किया तो सर ने मुझे ये पुरस्कार दिया, मैं फिर करूंगा ताकि मुझे सर फिर पुरस्कार देंगे। ठीक है, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन से क्या होता है कि बच्चे में कार्य करने की जो उसकी गति रहती है वो तीव्रता आती है और बच्चा ज़्यादा यहाँ पे इच्छुक होकर के और कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है, पढ़ना यहाँ पे ज़्यादा पसंद करेगा। वही दूसरा प्रकार का जो आपका पुनर्बलन है वह है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन के दौरान क्या होगा कि जो यहाँ पे बच्चों को दंड दिया जाएगा, जैसे कोई गलतियाँ की तो यहाँ पे दंड दे दिया जाएगा। जैसे तेज़ आवाज़, कहीं पे मान लीजिए अचानक से तेज़ आवाज़ होता है तो नकारात्मकता वहाँ पे आती है, यानी कि बच्चे डर जाते हैं। वो बहुत सारी डरावनी चीज़ें भी हैं जो आपके नकारात्मक पुनर्बलन में आएंगे। तो इससे क्या होता है, स्पष्ट यहाँ पे ये निकलता है कि यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि आप प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहरा सकते। क्यों? क्योंकि सकारात्मक में उसे चीज़ें मिलेंगी और नकारात्मक में उसे दंडित किया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा है जो अपने विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने के क्रम में रास्ते में उन्हें एक आम का बगीचा दिखता है, तो क्या करता है कि वो आम के बगीचा में जाता है, तो उसके वहाँ पे आम के बगीचे के जो मालिक रहते हैं वो क्या करेंगे कि पहली बार जब वो जाता है तो उसको आम दे देते हैं। तो एक दिन उसको आम दे दिए, अब वो बच्चा डेली वहाँ पे जाना चाहेगा क्योंकि उसको वहाँ पे उद्दीपक के रूप में आम मिल गया। ठीक है, तो अब वो स्कूल जाते टाइम भी वहाँ पे जाएगा और आते समय भी वहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको सकारात्मक चीज़ मिली। यहाँ पे सकारात्मक यहाँ पर चीज़ें हो रही है, उद्दीपन जो है यहाँ पर जो मिली, ये यहाँ पर जो पुनर्बलन हुआ ये सकारात्मक पुनर्बलन हुआ। वही अगर सपोज कीजिए कि जैसे ही वो बच्चा पहला दिन बगीचा में जाता और मालिक उसको आम देने के वजह उसको वहाँ पे डंडा से मारता या फिर डांटता, तो फिर वो बच्चा कभी हिम्मत नहीं करता कि दोबारा फिर वो बगीचा में जाए, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक पुनर्बलन मिला, उसको दंड मिला। इसीलिए कहा गया है कि अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो बच्चे की कार्य करने की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, और नकारात्मक मिलता है तो बच्चे फिर दोबारा वो काम को कभी नहीं करते हैं। ये प्राणी के नेचर होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? तो पुनर्बलन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करेंगे कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या होता है। तो देखिए, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व एक ही निकल के आता है जो स्किनर बताते हैं कि यदि बालक को परिणाम से पहले
सॉरी यदि बालक को परिणाम पहले ही बता दिया जाए तो उसके कार्य करने की जो गति है उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। जैसे कि परीक्षा का फल, यानी आप कह सकते हैं कि कोई बच्चा अगर पास करेगा, जैसे कि कोई खास बच्चा है, उसको अगर आप बता देंगे कि चलो तुम पास कर जाओगे तो तुम्हें मैं एक बहुत प्यारा सा उपहार दूंगा, ठीक है, कह सकते हैं हम सभी लोग कि बहुत उसको प्यारा सा उपहार दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि बच्चे अब वो पढ़ाई करने के साथ साथ उसका मन क्या है कि उपहार पर भी चला गया कि चलो मैं पास कर लूँगा तो उपहार मिलेगा, मैं फटाफट और अच्छे से पढ़ाई करता हूँ और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। जैसे आप सब लोग यहाँ पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबको पता है कि सीटेट की तैयारी में, यानी सीटेट आपका निकल जाएगा तो आपको जॉब दी जाएगी, आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो चूँकि आपका यहाँ पर रिजल्ट पहले पता है कि हमें, आपको जो लक्ष्य है वो पहले यहाँ पे पता है कि आप क्या बनने वाले हैं, इसीलिए इस क्रिया को आप इतने लगन से करते हैं, पढ़ाई को आप इतने मज़ेदार ढंग से करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि इस बार जो सीटेट पास करेगा उसको अगले 2 से 3 दिन के अंदर में जॉब दे दिया जाएगा, तो आप लोग का जो पढ़ाई के जो सिलसिला थी, पढ़ाई में जो आप लोग का टाइम दे रहे थे वो देना आप लोग और बढ़ा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप पे पुनर्बलन में थोड़ा सा और, यहाँ आपका जो पुनर्बलन है वो थोड़ा सा और यहाँ पर रोचक आ गया कि ऐसे कभी होगा नहीं होगा इसका ये पता नहीं, होना तो है लेकिन कब होगा इसका पता नहीं। अगर आपको कह दे कि आज रिजल्ट हुआ कल आपको जॉब, मतलब क्या है कि आप लोग अपना ये प्रिपरेशन का जो लेवल है इसको और आप बढ़ा दीजिएगा। तो स्किनर बस यही बात कहते हैं कि बच्चों को यदि आप परिणाम पहले बता दीजिएगा तो उसका जो कार्य करने की गति होती है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। बच्चों को यदि आप कह दीजिएगा कि ये काम कर लो मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगा, फिर देखिए उसकी कार्य करने की गति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इस सिद्धांत में आपने स्किनर के सिद्धांत का अध्ययन किया, सॉरी इस वीडियो में आपने स्किनर के सिद्धांत का अध्ययन किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे, और यह वीडियो कैसी लगी ये बातें भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर ही लीजिएगा, चूँकि जब कभी भी इस तरह का मैं रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।